नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारेख, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, हम लोग स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कल हम स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया कि स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका है, जिसे जो संघीय सरकार है, वो विश्व के अन्य संविधानों की तुलना में अनोखी है और वहाँ पर कार्यपालिका शक्ति जो है वो एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होकर बहुल है। अर्थात कार्यपालिका के जो 7 सदस्य हैं और सातों सदस्य ही जो है वो उसके बराबर के या समान शक्ति वाले सदस्य हैं। अब आज हम बात करेंगे संघीय सरकार के कार्य और शक्तियों की। स्विस संघीय सरकार के अधिकार और शक्तियां जो हैं मौलिक हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से संघीय सरकार जो है वो संविधान से प्राप्त करती है। इंग्लैंड और भारत के मंत्रिमंडल के समान वो किसी राजा अध्यक्ष की सैद्धांतिक शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग नहीं करती। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भारत और ब्रिटेन में दोहरी कार्यपालिका है, क्योंकि वहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है। दोहरी कार्यपालिका किस मायने में है कि एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। नाम मात्र की के पास संवैधानिक रूप से समस्त शक्तियाँ होती हैं, लेकिन उनका प्रयोग वो नहीं करता। उनका प्रयोग जो है वो वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष करता है। ब्रिटेन में जो है वो नाम मात्र की शक्तियाँ वहाँ के किंग या क्वीन के पास है, और भारत में जो नाम मात्र की शक्तियां हैं या जो संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ऐसा नहीं होता। वहाँ की कार्यपालिका जो है या संघीय सरकार जो है वो संविधान से प्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है। वो किसी भी संवैधानिक मुख्य कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि स्वयं अपनी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। स्विस संविधान के अनुच्छेद 180 से लेकर 187 में संघीय सरकार के अधिकारों और कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिनको हम निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से देख सकते हैं। पहला है अधिशासनिक और प्रशासनिक कार्य। अनुच्छेद 174 के अनुसार स्विस संघीय सरकार स्विस राज्यमंडल की उच्चतम कार्यपालिका सत्ता है, जिसे कुछ शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। जैसे अनुच्छेद 177 के अनुसार प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष के रूप में संघीय सरकार के सदस्य प्रशासन का संचालन करेंगे। अनुच्छेद 178 के अनुसार संघीय सरकार संघीय प्रशासन का संचालन करेगी और संघीय प्रशासन जो है वो अलग अलग विभागों में विभक्त होगा। अनुच्छेद 180 के अनुसार संघीय सरकार सरकारी नीति के लक्ष्य और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन निर्धारित करेगी। वह सरकार के कार्यों का नियोजन करेगी और उनमें समन्वय स्थापित करेगी। अनुच्छेद 184 के अनुसार संघीय सरकार स्विट्ज़रलैंड के हितों को दृष्टि में रखते हुए वैदेशिक संबंधों का संचालन करेगी। अनुच्छेद 185 के अनुसार बाह्य आक्रमणों से स्विट्ज़रलैंड की स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा करना तथा आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना भी संघीय सरकार का दायित्व है। इसी प्रकार अनुच्छेद 187 के अनुसार संघीय सरकार को कुछ कार्य और सौंपे गए। उनमें निम्नलिखित हैं कि ये संघीय प्रशासन का निरीक्षण करेगी, ये संघीय संसद को अपनी गतिविधियों की अनवरत सूचना देती रहेंगी, ये वे सभी नियुक्तियां करेंगी जो अन्य सत्ताओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। संघीय सरकार उपयुक्त कृत्यों और शक्तियों के अतिरिक्त वैदेशिक मामलों की भी देखरेख करेगी, जिसमें विदेशी अतिथियों का स्वागत, विदेशी राजदूतों के परिचय पत्र प्राप्त करना आदि कार्य भी उनके द्वारा संपन्न किए जाएंगे। दूसरा है प्रमुख बिंदु, जो दूसरा है वो है विधि निर्माण संबंधी कार्य। संविधान के अनुच्छेद 182 के अनुसार संघीय सरकार को यह अधिकार है
कि वह कानूनों के विधेयक संघीय संसद में प्रस्तुत करे। लगभग समस्त कानूनों के विधेयक संघीय सरकार द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। व्यक्तिगत सदस्यों के विधेयक भी पहले सरकार के पास सुधार और सुझाव हेतु भेजे जाते हैं। उसके बाद ही उन पर स्विस विधानसभा जो है विधायिका जो है वो विचार करती है। इसके अतिरिक्त अध्यादेश जारी करने तथा प्रदत्त विधायन के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार भी संघीय सरकार के पास है। अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति के विषय में स्विस संघीय सरकार की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैंटनों के विधि निर्माण के संबंध में भी संघीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे कैंटन्स के लिए आवश्यक है कि वे अपने कानूनों और अध्यादेशों पर संघीय सरकार की स्वीकृति कराएं। रैपर्ड के अनुसार संघीय सरकार कार्यपालिका के साथ साथ व्यवस्थापिका संबंधी कार्यों का संचालन भी करती है। तीसरा जो बिंदु है उसके कार्यों का या उसकी शक्ति का, वो है वित्तीय कार्य। अनुच्छेद 183 के अनुसार सरकार संघीय बजट को तैयार करती है। सरकार ही संघीय बजट को संघीय संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखती है। स्विस राज्यमंडल के वित्तीय प्रशासन को भी इसी के द्वारा चलाया जाता है। संघीय सरकार के खर्च और आमदनी का हिसाब भी ये संघीय संसद को देती है। राजस्व तथा अन्य करों को इकट्ठा करने का कार्य और संघीय सरकार के सारे खर्चों की देखभाल करने का कार्य संघीय संसद ने जो है वो संघीय सरकार को सौंपा हुआ है। चौथा जो बिंदु है वो है राज्य मंडल और कैंटनों के मध्य संबंधों का संचालन। नए संविधान के अनुच्छेद 186 के तहत संघीय सरकार राज्य मंडलों और कैंटनों के मध्य संबंधों का संचालन करेगी तथा कैंटनों के साथ सामंजस्य बनाए रखेगी। ये कैंटनों द्वारा निर्मित उन विधियों को स्वीकृति देगी जिनका संबंध संघीय कानून के क्रियान्वयन से है। ये संघीय विधि कैंटनों के संविधान, अंतर्राष्ट्रीय संधि आदि के क्रियान्वयन और पालनार्थ हेतु भी आवश्यक कदम उठाएगी। पांचवा है न्यायिक कार्य। संघीय सरकार के पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। पहले भी संघीय परिषद ही संवैधानिक कानूनों से संबंधित प्रश्नों के बारे में उठने वाले विवादों का निर्णय किया करती थी, किंतु काफ़ी वर्ष पूर्व ही ये कार्य संघीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आ गया। पहले ये परिषद संघ के मुख्य प्रशासनिक न्यायालय का कार्य भी करती थी, किंतु अब इस का क्षेत्र जो है वो संघीय सरकार का किंतु अब इस क्षेत्र में जो है केवल संघीय सरकार का अधिकार क्षेत्र तक सीमित रह गया है। बाकी जो न्यायिक शक्तियां हैं वो संघीय सर्वोच्च न्यायालय के पास चली गई हैं। यद्यपि अभी भी कुछ न्यायिक शक्तियां संघीय सरकार के पास हैं, जैसे कैंटनों द्वारा आपस में किए गए समझौते अथवा कैंटन और पड़ोसी राज्यों के बीच कराए गए समझौतों को इस दृष्टि से परीक्षण करना कि वो संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। संघीय सरकार के विभिन्न विभागों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना, संघीय रेलवे प्रशासन के निर्णयों के विरुद्ध प्राइवेट व्यक्तियों की अपील सुनना, यदि कैंटनों में धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव होता है तो उसके विरुद्ध निर्णयों की अपील सुनना, ये कैंटनों की व्यापार संबंधी संधियों के आधार पर होने वाले झगड़े, व्यवसाय और निवास संबंधी प्रश्नों की अपीलें भी सुनती है। छठा है संकटकालीन शक्तियाँ। स्विस संविधान में भारतीय संविधान की भांति कार्यपालिका के संकटकालीन शक्तियों की चर्चा नहीं की गई है, किंतु प्राय संकट के समय व्यवहार में स्विस व्यवस्थापिका संघीय सरकार को पूर्ण रूप से अपने अधिकार सौंप देती है। नए संविधान के अनुच्छेद 185 में ये प्रावधान किया गया है कि देश की स्वतंत्रता और बाह्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संघीय सरकार आवश्यक कार्यवाही कर सकती है। आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी संघीय सरकार आवश्यक कदम उठा सकती है। अत्यावश्यक परिस्थितियों में भी कार्यवाही करने के लिए ये सेना का प्रयोग कर सकती है। इस प्रकार से संघीय कार्यपालिका जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
अब संघीय सरकार की कुछ विलक्षणताएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ अनूठी व्यवस्थाएं इसमें हैं जिनके बारे में हम एक नज़र डालते हैं। स्विस संघीय सरकार का अध्ययन करने के पश्चात हमने देखा कि इस कार्यपालिका का निरालापन केवल यही नहीं है कि उसमें राष्ट्रपति का पद इतना गौण और अशक्त है कि बेचारा राष्ट्रपति ट्राम पर बैठकर अपने कार्यालय जाता है, बल्कि और भी कई विलक्षणताएं उसमें देखने को मिलती है। ये संसार की एक अनुपम संस्था है, इसका अपना ही सौंदर्य है और अपनी ही विलक्षणता है। जैसा यदि मैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझाऊं तो सबसे पहली बात है कि विचित्र कार्यपालिका, मतलब ये जो कार्यपालिका है इसको यूनिक एग्जीक्यूटिव कहा गया है। स्ट्रॉन्ग ने लिखा है कि विश्व की वैधानिक पद्धतियों में स्विस कार्यपालिका अनुपम है। स्विट्जरलैंड की समस्त राजनीतिक संस्थाओं में संघीय सरकार सबसे विलक्षण है। अन्य किसी भी देश में उसकी टक्कर की कोई संस्था नहीं है। विश्व के अन्य देशों में या तो संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है या अध्यक्षीय कार्यपालिका पाई जाती है, लेकिन स्विस कार्यपालिका में ये निरालापन है कि वो ना तो पूर्णतः अध्यक्षात्मक है, ना ही संसदात्मक है, अपितु इसका निरालापन ही इसकी मौलिकता है। दूसरा है बहुल कार्यपालिका, प्लूरल एग्जीक्यूटिव। स्विस संविधान में संघ की उच्च कार्यपालिका शक्ति संघीय सरकार में है। संघीय सरकार की सदस्य संख्या 7 है। सातों सदस्यों की शक्ति जो है वो समान है। किसी की भी वैधानिक स्थिति दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। संघीय सरकार सामुदायिक अथवा बहुल कार्यपालिका है जिसमें सत्ता केंद्रित नहीं अपितु विभक्त है। तीसरी बात है निराली कार्यपालिका। विश्व के अधिकांश देशों में कार्यपालिका का संबंध किसी न किसी राजनीतिक दल से होता है, किंतु स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार में समस्त दलों के प्रतिनिधि होते हैं और उनकी सदस्यता जो है उनकी योग्यता पर निर्भर करती है। वो दल की सीमा से ऊपर होते हैं। सदन में वो ना तो दल का कार्य करते हैं और ना ही सदन में विभिन्न दलों के कार्यों पर वो विचार करते हैं। इसी प्रकार लॉर्ड रॉयस ने कहा है कि ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जहां की कार्यकारी सत्ता दलबंदी से इतनी ज़्यादा अप्रभावित है। चौथा है विशेषज्ञों की कार्यपालिका। संघीय सरकार के सभी सदस्य अपने अपने विभागों के विशेषज्ञ होते हैं। वहाँ विभागों का वितरण जो है वो राजनीतिक दलबंदी के आधार पर नहीं होता है, वरन प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर विभागों का वितरण किया जाता है। संसदीय देशों की भांति सरकार के सदस्य सक्रिय राजनीतिज्ञ नहीं होते, अपितु विशेषज्ञ होते हैं जो अपने अपने विभाग के बारीकियों को जानते हैं। इस प्रकार विशेषज्ञ होने के कारण वो लोक सेवकों के हाथों के कठपुतली भी नहीं बनते। पांचवा जो बिंदु है वो है स्थायी कार्यपालिका। संघीय सरकार के सदस्य 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उनका कार्यकाल जो है वो निश्चित और स्थायी है। संघीय सरकार में उनकी नीति का विरोध या खंडन करने पर भी उन्हें अपना पद त्यागने की आवश्यकता नहीं है। छठा है नेतृत्वहीन कार्यपालिका। स्विस संघीय सरकार का अध्यक्ष अन्य सदस्यों के समकक्ष है। वो ना तो अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता, ना उन्हें पदच्युत करता और न ही सरकार का नेतृत्व करता। एक स्विस नागरिक के अनुसार उसके पद का कोई भी राष्ट्रीय महत्व नहीं है, ना तो उसके पास विशिष्ट अधिकार हैं और न ही उसके पास कोई विशेष प्रभाव है। अतः संघीय सरकार का ये भी निरालापन है कि वह किसी एक व्यक्ति की प्रधानता या नेतृत्व में काम नहीं करती। सातवां है सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव। स्विस संघीय सरकार के सदस्य सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य नहीं करते हैं क्योंकि उनके अपने अलग अलग विभाग होते हैं। वो अपने विभागों में विशेषज्ञ होते हैं और वो अपने विभागों के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व ना होने के कारण सरकार का कोई भी सदस्य अपने सहयोगियों की आलोचना संघीय संसद में कर सकता है। इसके पश्चात है संसदीय और अध्यक्षात्मक पद्धतियों के बीच का मार्ग। मुनरो ने लिखा है कि स्विस संघीय सरकार संसदीय और अध्यक्षात्मक
दोनों ही प्रकार की कार्यपालिका के गुणों से युक्त है और दोषों से मुक्त है। बहुल कार्यपालिका होते हुए भी इसमें एकतापूर्ण कार्यपालिका के कई गुण पाए जाते हैं। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में मंत्रिमंडल अस्थायी होते हैं, लेकिन इसका कार्यकाल निश्चित है। हर राजनीतिक आंधी एक नया मंत्रिमंडल लेके आती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कार्यपालिका का एक निश्चित कार्यकाल होता है। दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक शासन जो है स्थायी होता है, किंतु राष्ट्रपति अनुत्तरदायी बन जाते हैं, जबकि स्विस कार्यपालिका जो है उसमें ऐसा नहीं होता। वहाँ संसदीय उत्तरदायित्व तो है, किंतु संसदीय अस्थिरता से वो मुक्त है। अध्यक्षात्मक स्थायित्व तो है, किंतु अध्यक्षीय अनुत्तरदायित्व से वो विमुक्त नहीं होते। इस प्रकार से स्विट्ज़रलैंड जो है उसकी कार्यपालिका अनोखी है और वास्तव में लोकतांत्रिक जो प्रणालियां हैं उनका वास्तविक स्वरूप स्विट्ज़रलैंड में देखने के लिए मिलता है। धन्यवाद बच्चों।